बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 10वां अध्याय नेताजी का चश्मा का दूसरा भाग पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक हैं स्वयं प्रकाश। बच्चों, इसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। उस पहले भाग में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हालदार साहब को अपने काम के सिलसिले में एक कस्बे से हर 15 दिन में गुजरना होता था और वहाँ पर वे एक नेताजी की मूर्ति देखते थे जो कि संगमरमर से बनी हुई मूर्ति थी। लेकिन उस मूर्ति पर जो चश्मा रखा होता था वह असल का चश्मा होता था, जैसे कि हम लोग पहना करते हैं। तो हालदार साहब को बड़ी उत्सुकता होती थी, बड़ा कौतुक होता था कि यह चश्मा इस मूर्ति पर कौन लगा जाता है, और वह चश्मा भी हर बार बदलता रहता था। तो एक दिन जब वे अपनी जिज्ञासा को दबा नहीं सके तो उन्होंने वहाँ के पान वाले से पूछा कि यह मूर्ति का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। तो पान वाले ने बताया कि कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। कैप्टन चश्मे वाला कौन था? वह एक चश्मा बेचने वाला व्यक्ति था। तो मूर्ति पर कभी वह चौड़े फ्रेम का चश्मा लगा देता था, लेकिन कभी चौड़े फ्रेम के चश्मे का कोई ग्राहक आ जाता था तो वह चश्मा ग्राहक को दे देता था और मूर्ति के ऊपर गोल फ्रेम का चश्मा लगा दिया करता था। तो इस तरह से मूर्ति का चश्मा बार बार बदलता रहता था। इस बात को सुन करके हालदार साहब को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। उन्हें बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश में ऐसे देशभक्त लोग भी हैं जो सुभाष चंद्र बोस का इतना सम्मान करते हैं कि उन्हें वह मूर्ति बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती। तो चलिए बच्चों, हम आगे का भाग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा। अब इतना सब कुछ जान लेने के बाद भी हालदार साहब के अंदर कुछ जिज्ञासा रह गई थी, कुछ कौतुक रह गया था। तो उन्होंने कहा, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? जो नेताजी का ओरिजिनल चश्मा था, जो वास्तविक चश्मा था, वो कहाँ चला गया? क्योंकि मूर्ति बनी है तो चश्मा भी बना होगा, तो वह चश्मा कहाँ गया जो मूर्ति के साथ में बना था? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था, क्योंकि वह लगातार पान खाता रहता था, तो उसने दूसरा पान भी खा लिया था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। इस प्रश्न को सुन करके, क्योंकि उसके मुंह में पान था, मुंह से वह हंस नहीं सकता था, इसलिए वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तौंद थिरकी, उसकी तौंद फिर से हिलने लगी, क्योंकि उसे इस बात पर हंसी आई थी। कत्थे की डंडी फेंक, उसने कत्था, जिस कत्थे से पान लगाया जाता है, उस डंडी को फेंका। पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और पीछे मुड़कर फिर से उसने पान की जो पीक होती है वह थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। तो यहाँ पर मास्टर कौन है बच्चों? वह व्यक्ति जो कि स्कूल का मास्टर है और जिसने इस मूर्ति को बनाया था। तो मास्टर मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी। तो पान वाले के लिए तो यह बात कैसी थी? हंसी की बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। लेकिन इस बात को सुनकर हालदार साहब चकित हो गए, थोड़ा आश्चर्यचकित हो गए और द्रवित हो गए, यानी कि दुखी हो गए। क्यों दुखी हुए होंगे वे इसलिए दुखी हुए होंगे कि जो मास्टर है जिसने की मूर्ति बनाई है वह मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गया। यह कितनी बड़ी बात है और देश के लिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि इतने महान हमारे नेता हैं और उनकी मूर्ति को भी सावधानी से नहीं बनाया गया। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। इसका अर्थ यह निकला कि उन्होंने जो अंदाज़ा लगाया था वह अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। तो जिसने उस मूर्ति को बनाया था उसका नाम मूर्ति के नीचे लिखा हुआ था। मूर्ति को बनाने वाले का नाम था मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। वह वास्तव में कस्बे का ही एक अध्यापक, एक शिक्षक
था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया गया होगा। उसने यह वादा किया होगा कि महीने भर में मैं इस मूर्ति को बना करके रख दूंगा, यानी कि मैं फटाफट से जल्दी से यह काम पूरा कर दूंगा। इस तरह का वादा उसके द्वारा किया गया होगा। बना भी ली होगी मूर्ति, उसने बना ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। लेकिन उसके पास इतनी ज्ञान नहीं होगा कि पत्थर से पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए। इस तरह का चश्मा बनाना उसे नहीं आता होगा। कांच वाला, क्योंकि चश्मा कैसा है, चश्मा है कांच का। यह तय नहीं कर पाया होगा या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। तो वह तय नहीं कर पाया होगा कि संगमरमर की मूर्ति पर कांच का चश्मा कैसे बनाया जाए, या फिर उसने अगर कोशिश भी की होगी तो उसकी कोशिश सफल नहीं हुई होगी, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि वह चश्मा बना रहा हो लेकिन और बारीक बनाने के चक्कर में, और सुंदर और अच्छा बनाने के चक्कर में वह चश्मा टूट गया हो। या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर किया होगा और वह निकल गया होगा। या फिर संगमरमर का ही चश्मा मूर्ति के अलावा अलग से बनाने की कोशिश की होगी, लेकिन वह चश्मा बन नहीं पाया होगा, वह टूट गया होगा। उफ, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। ये सारी बातें हालदार साहब के दिमाग में चल रही थीं और ये बातें उन्हें बहुत ही विचित्र, बहुत ही अजीब और कौतुक भरी लग रही थीं, क्योंकि वे जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चश्मा नहीं बन पाया। इसका कारण क्या था? इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाली की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। तो इन्हीं ख्यालों में वे खोए हुए थे, लेकिन उसके साथ ही जो चश्मे वाला था उसकी देशभक्ति के बारे में सोच रहे थे और उसके सामने नतमस्तक हो रहे थे, यानी कि अपना सिर उसकी देशभक्ति के सामने झुका रहे थे। नतमस्तक होना, अपना मस्तक झुकाना, अपना सिर झुकाना। तो उसके समक्ष, उसके सामने नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? क्योंकि चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहा करते थे। तो इन्हें यह जिज्ञासा हुई, यह कुतूहल हुआ कि क्या वह वास्तव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आज़ाद हिंद फौज में रहा है, क्या उसका कोई संबंध नेताजी सुभाष चंद्र बोस से है। यह बात उनके मन में आई। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। उसने उनकी तरफ ध्यान से देखा कि ये कैसा विचित्र प्रश्न पूछा है। इसके अलावा उसे यह भी लग रहा था कि इनको इस मूर्ति में इतनी ज़्यादा रुचि क्यों है, और मूर्ति के अलावा अब इन्हें कैप्टन चश्मे वाले में इतनी रुचि क्यों पैदा हो गई। इस कारण से वह एकदम से चौंका और उन्हें ध्यान से देखने लगा। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई। फिर उसने अपने लाल काले दांतों को दिखाया। बच्चों, उसके दांत लाल काले क्यों थे? क्योंकि वह पान बहुत ज़्यादा खाता था, और जो लोग पान ज़्यादा खाते हैं उनके दांत खराब हो जाते हैं। और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो। तो वह कहता है, अरे वो तो पागल है, वो कौन सी फौज में जा सकता है, और आपको उसे देखने का ज़्यादा शौक है तो देखो वो सामने से चला आ रहा है। फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं, तो क्योंकि वो बहुत बड़ा देशभक्त है तो आप तो उसका कहीं पर फोटो वोटो छपवा दो। तो पान वाले ने यह बात किस तरीके से कही थी? यह बात व्यंग में कही थी, मजाक में कही थी। वो उस व्यक्ति का मजाक बना रहा था। किसका मजाक बना रहा था? कैप्टन चश्मे वाले का मजाक बना रहा था। क्योंकि पान वाले की दृष्टि में तो यह बेवकूफ़ी थी कि वह हर बार अपना एक नया चश्मा नेताजी को पहना देता था। वो इसे बेवकूफ़ी समझता था, पागलपन समझता था, इसीलिए वो उसका मजाक बना रहा था।
हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, जो कैप्टन चश्मे वाला था, वह कैसा था? वह एक बहुत ही मरियल सा बूढ़ा सा आदमी था। जबकि उन्होंने क्या उम्मीद की थी, क्योंकि नाम कैप्टन है तो कोई फौजी आदमी होगा, कोई लंबा चौड़ा आदमी होगा। सिर पर गांधी टोपी, उसने सिर पर गांधी टोपी पहनी हुई थी और आंखों पर काला चश्मा लगाया था। एक हाथ में एक छोटी सी संदूक जी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे। तो उसने एक हाथ में छोटा सा संदूक लिया हुआ था और एक हाथ में एक बांस पर बहुत सारे चश्मे टंगे हुए थे। अभी अभी एक गली से निकला था, वह अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो वह फेरी लगाया करता था, घूम घूम कर चश्मे बेचा करता था। तो अब वह एक गली से निकल कर के आया था और एक बंद दुकान के सामने आकर के उसने अपना बांस वहां पर टिका दिया था, जिस पर चश्मे लटके हुए थे। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं। अब हालदार साहब ने कहा, अरे इस बेचारी की तो दुकान भी नहीं है, यह तो बहुत ज़्यादा गरीब है। फेरी लगाता है, घूम घूम करके चश्मे बेचता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। अब हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। उन्हें उम्मीद क्या थी? उन्हें उम्मीद थी कि कोई लंबा चौड़ा आदमी होगा, चाहे बूढ़ा ही हो, लेकिन फिर भी फौजी होगा तो कम से कम तंदुरुस्त होगा। लेकिन वे पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। अब देखिए, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? क्या ये इसका असली नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में बात करने को तैयार नहीं। लेकिन जो पान वाला था, उसकी रुचि अब इस बात में बिल्कुल खत्म हो गई थी और वह इनकी किसी भी बात का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं था। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। हालदार साहब जीप में बैठकर जाया करते थे और जो ड्राइवर था वो भी परेशान हो रहा था। काम भी था, आगे उन्हें काम भी तो करना था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। मन में इस जिज्ञासा को दबाए हुए ही वे जीप में बैठे और चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। अब यह तो हमेशा का नियम हो गया था। हालदार साहब 2 साल तक हर 15 दिन में वहां से निकलते रहे और नेताजी की मूर्ति पर चश्मे बदलते हुए देखते रहे। हर बार नया चश्मा उनकी मूर्ति पर लगा होता था। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा। यानी कि अलग अलग तरह के चश्मे नेताजी की मूर्ति पर लगे हुए होते थे। पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर, पर कभी ऐसा नहीं होता था कि मूर्ति बिना चश्मे के हो। कोई ना कोई चश्मा उस मूर्ति पर लगा जरूर होता था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, क्योंकि वह जो यात्रा होती थी हालदार साहब की, वह धूल मिट्टी से भरी हुई होती थी। लेकिन उसी यात्रा में उन्हें कुछ उत्साह, कुछ खुशी, कुछ कुतूहल देने के लिए वह जो नेताजी होते थे, उनकी मूर्ति और उनका चश्मा होता था। क्योंकि जब भी हालदार साहब वहां से निकलते, वे एक बार उस मूर्ति की तरफ जरूर देखते थे और उस मूर्ति पर नया चश्मा लगा हुआ देख करके उनका मन प्रफुल्ल हो जाता था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। अब 2 साल तक लगातार उस मूर्ति पर कोई ना कोई चश्मा रहता था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि फिर से उस मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। वह कोई ऐसा दिन था कि उस दिन चौराहे की अधिकतर दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। अब हालदार साहब जब अगली बार निकले तब भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। और क्योंकि हालदार साहब की हमेशा की आदत थी कि वहां से गुजरते हुए वे मूर्ति की तरफ ज़रूर ही देखते थे, इसलिए वे बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए कि मूर्ति का चश्मा गया कहाँ। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हो रही थी कि नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं लगा है, इसलिए उन्होंने पान खाते हुए पान वाले से यह बात पूछ ही ली।
पान वाला उदास हो गया, लेकिन इस बात को सुनकर के पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला। तो उसने अपना पान थूका और अपनी धोती से अपनी आंखों को पोंछने लगा, यानी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वह बोला, साहब कैप्टन मर गया। अरे साहब, कैप्टन तो मर गया। कैप्टन कौन? बच्चों वही जो कि मूर्ति के चश्मा बदल बदल के लगाया करता था, उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए अब नेताजी की मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं लगा है। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। यह बात सुनकर हालदार साहब भी बहुत ज़्यादा उदास हो गए और इसके आगे वो कुछ भी नहीं पूछ पाए। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। कुछ देर तक तो वे चुपचाप रहे और फिर अपनी जीप में आकर के बैठ गए और रवाना हो गए, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आया कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। अब उनके जो विचार थे वे एकदम बहुत ही द्रवित हो गए, बहुत ही उदास वे हो गए थे। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का। यहाँ पर उनके मन में बार बार एक ही प्रश्न आ रहा था कि उस कौम का, उस समाज का क्या होगा जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। वह सोचने लगे हमारे इस देश का, हमारे इस समाज का क्या होगा जो कि इस देश के ऊपर अपना सब कुछ, अपना घर, अपनी गृहस्थी, अपनी जवानी और अपनी जिंदगी सब कुछ होम देने यानी कि न्योछावर कर देने वालों पर भी हंसती है। हम तो देशभक्ति का भी मजाक बनाते हैं। अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो बहुत अधिक देशभक्त होता है तो हम उसे पागल कहते हैं। तो ऐसा समाज कैसे आगे बढ़ पाएगा? और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है और हमारे जो समाज है, हमारा देश के जो लोग हैं, अपने लिए ये बिकने के मौके ढूंढती है, यानी कि हम अपने ज़मीर को थोड़े से पैसों के लिए भी बेचने के लिए तैयार रहते हैं। हम अपने लिए केवल इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि कुछ पैसों में ही बिक जाते हैं। दुखी हो गए। इस बात को सोचते सोचते उनका मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। अब उनका तो हर 15 दिन में वहाँ से निकलने का रहता था, तो फिर 15 दिन बाद वे उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली यानी कि बीच में, हृदय हमारे शरीर में क्या होता है? मध्य में। तो कस्बे की जो हृदय स्थली है, जो मध्य है, वहाँ पर सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। तो वहाँ पर सुभाष जी की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, यहाँ यानी कि स्थापित होगी। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, लेकिन वह जो प्रतिमा है उसकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया, क्योंकि उस चश्मे को मास्टर तो बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। और कैप्टन जो कि उस मूर्ति को चश्मा पहनाता था वह मर गया। अब तो कोई भी ऐसा नहीं है जो उस मूर्ति को चश्मा पहना सके। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा अब मैं उस मूर्ति की तरफ बिल्कुल नहीं देखूंगा, क्योंकि उसे देखकर ही मेरे मन में दुख पैदा हो जाएगा। मैं वहाँ से सीधा ही निकल जाऊंगा, पान भी नहीं खाऊंगा। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। तो जो जीप का ड्राइवर था उसको भी यह निर्देश दे दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं है, पान कहीं आगे खा लिया जाएगा। लेकिन आदत से मजबूर, लेकिन उनकी तो आदत थी कई सालों से कि वे जैसे ही उस चौराहे से निकलते उस मूर्ति को अवश्य ही देखा करते थे। इसलिए आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। जैसे ही चौराहा आया उन्होंने मूर्ति की तरफ देखा, कुछ ऐसा देखा कि चीखें, और एकदम से उन्होंने कुछ ऐसा उन्हें नजर आया कि वे एकदम से चीखने लगे। रोको, जीप स्पीड में थी। उन्होंने कहा रोको, लेकिन जो जीप थी वह बहुत तेज चल रही थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। ड्राइवर ने उनकी चीख को सुनकर के तेजी से ब्रेक मारे। उसे लगा कि पता नहीं क्या हो गया।
रास्ता चलते लोग देखने लगे। अब जीप को इतनी तेजी से रुकते हुए देख करके रास्ते में चलते हुए लोग भी उनकी तरफ देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। तो जैसे ही जीप रुकी वैसे ही हालदार साहब जल्दी से जीप में से उतरे और मूर्ति की तरफ लपके, मूर्ति की तरफ बढ़े तेजी से और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए और मूर्ति के ठीक सामने जाकर अटेंशन की मुद्रा में, सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। अब उन्होंने क्या देखा कि मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा लगा हुआ था। वह चश्मा कैसा था? वह चश्मा सरकंडे से बना हुआ था। सरकंडा एक प्रकार की बहुत ही कोमल सी, नाजुक सी लकड़ी के समान होती है। उस सरकंडे से बना हुआ चश्मा मूर्ति पर लगा हुआ था। जैसा बच्चे बना लेते हैं, जैसा चश्मा बच्चे शौक शौक में, खेल खेल में बना लेते हैं, वैसा ही चश्मा सुभाष जी की मूर्ति पर लगा हुआ था। हालदार साहब भावुक हैं। उस चश्मे को लगा हुआ देख करके हालदार साहब भावुक हो गए। उनका मन भर आया, वे बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो गए, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए। इसका कारण क्या रहा होगा बच्चों? इसका कारण यही रहा होगा कि उन्होंने तो सोचा था कि हमारे देश में देशभक्ति अब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। जो थोड़े से लोग कैप्टन जैसे बचे हैं, वे भी अब, उनकी भी अंतिम पीढ़ी चल रही है, धीरे धीरे वे भी समाप्त हो जाएंगे, तो देशभक्ति किसी में भी नहीं बचेगी। लेकिन आज जब उन्होंने वह चश्मा लगा हुआ देखा तो वे प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? उन्हें लगा नहीं, हमारी नई पीढ़ी में भी देशभक्ति है। नए जो हमारे बच्चे आएंगे, नए जो हमारे जवान आएंगे, वे हमारे इस देश को सुरक्षित रखेंगे, हमारे इस देश से प्यार करेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो देश से प्यार है। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। ये तो छोटी सी बात थी कि सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर चश्मा लग गया था, लेकिन इस छोटी सी बात पर ही उनकी आंखें भर आई। तो देखा बच्चों, कितना सुंदर, कितना प्यारा सा पाठ है ये, कितनी अच्छी कहानी